एडवेंट ऑफ बाबर। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1526 में मुगल एम्पायर की शुरुआत इंडिया में हुई। दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर इब्राहिम लोदी को बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करके मुगल डायनेस्टी की स्थापना की। मुगल एम्पायर ने इंडिया में 200 सालों से ज्यादा के लंबे समय तक राज किया। पर क्या आप ये जानते हैं कि बाबर ने इंडिया को किन कंडीशंस में इन्वेड किया और क्यों किया? उसके रूल में हुए इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे? तो दोस्तों, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन बाबर के इन्वेजन को समझने के लिए हमें सेंट्रल एशिया से शुरुआत करनी होगी। उन सर्कमस्टेंसेस को समझना होगा जिनके चलते बाबर को इंडिया इन्वेड करना पड़ा। तो आइए चलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया एंड बाबर। कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी से, जब सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और तैमूर ने अपना एम्पायर सेटअप किया। उसका एम्पायर लोअर वोल्गा रिवर से इंडस तक एक्सटेंड हो चुका था, जिसमें एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड थे। 1405 में तैमूर की डेथ हुई। ये वही तैमूर था जिसने 1398 में इंडिया को इन्वेड किया था और तुगलक डायनेस्टी को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले गया। खैर, मिड 15th सेंचुरी में तिमुरिड्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और उनके डिक्लाइन से दो नई पावर्स फोरफ्रंट में आई। नॉर्थ में उज़्बेक्स, जो कि एक टर्को मंगोल ट्राइब थी, और वेस्ट में सफाविड्स, जिसने ईरान को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। ईरान के वेस्ट में ऑटोमन टर्क्स की पावर भी बढ़ रही थी। इन तीन एम्पायर्स यानी उज़्बेक्स, सफाविड्स और ऑटोमन्स में कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। 1494 में 12 साल की एज में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने फरगाना पर सक्सीड किया, जो कि ट्रांसऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट था। बाबर तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट था और चगताई टर्किक ओरिजिन का था। बाबर का बर्थ 1483 में अंदीजान फरगाना वैली में हुआ, जो कि आज के उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के फादर उमर शेख मिर्जा फरगाना के गवर्नर थे और बाबर उनका एल्डेस्ट सन था। उज़्बेक चीफ शैबानी खान ने बाबर को डिफीट करके समरकंद पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से बाबर को 1504 में काबुल की तरफ जाना पड़ा और उसे कॉन्कर किया। बाबर ने अपना होमलैंड वापस हासिल करना चाहा, लेकिन अफसोस उसे नाकामी ही मिली। हेरात और खुरासान को कॉन्कर करने के लिए अब उज़्बेक्स और सफाविद्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सफाविद्स की विक्ट्री हुई। इसके बाद बाबर ने इरानियन फोर्सेस की मदद से दोबारा समरकंद को रिकवर करने की कोशिश की। बाबर को समरकंद का राजा बना दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो इंडिपेंडेंट रूलर न होकर एक इरानियन प्रोविंस का गवर्नर होगा। इसी बीच उज़्बेक्स ने खुद को डिफीट से रिकवर किया और फिर से बाबर को 1512 में डिफीट किया, जिसके चलते बाबर को वापस काबुल आना पड़ा। इसके बाद ऑटोमन टर्क्स ने फाइनली सफाविद्स को डिफीट किया और ट्रांसऑक्सियाना वापस उज़्बेक्स के रूल में चला गया, जिसकी वजह से बाबर के लिए एक बार फिर उज़्बेक्स थ्रेट बन गए। इन डेवलपमेंट्स ने बाबर को इंडिया की तरफ एक्सपैंड करने पर मजबूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर के इंडियन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल एशिया के दूसरे इन्वेडर्स की तरह बाबर भी इंडिया की फैबुलस वेल्थ से अट्रैक्टेड था। बाबर के एंसेस्टर तैमूर ने न सिर्फ इंडिया में प्लंडर किया, बल्कि पंजाब के कुछ एरियाज को एनेक्स भी किया था। कई जेनरेशंस तक ये एरियाज तैमूर के सक्सेसर्स के पोजीशन में रहे। जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया, तो उसको ऐसा फील हुआ कि इन एरियाज पर उसका लेजिटिमेट राइट है। पंजाब पर नजर रखने का एक और कारण था। काबुल में स्टेट इनकम बहुत ही कम थी, क्योंकि ये रीजन एक सेमी एरिड रीजन था, जहां सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कम थे। हिस्टोरियन अबुल फजल बताते हैं कि बदख्शान, कांधार और काबुल की इनकम इतनी भी नहीं थी जिससे आर्मी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकें। इस मीगर इनकम से उसके बेग्स और किंग्समैन को भी इनकम देना मुश्किल था। उज़्बेक डेंजर के चलते बाबर इंडिया को एक रेफ्यूज की तरह भी कंसिडर कर रहा था। अब देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ऐसे क्या डेवलपमेंट्स हुए जिसने बाबर को इंडिया में एंट्री का मौका दिया।
डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन बाबर की एंट्री के लिए फ्रूटफुल थी। 1517 में सुल्तान सिकंदर लोदी की डेथ हुई और उनको इब्राहिम लोदी ने सक्सीड किया। स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाने के इब्राहिम लोदी के एफर्ट ने अफगान चीफ्स और राजपूत्स दोनों को अलार्म्ड कर रखा था। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी सबसे पावरफुल अफगान चीफ था। भीरा के फ्रंटियर ट्रैक्ट्स को एनेक्स करके सुल्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के साथ ही वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहता था। 1518-19 में बाबर ने भीरा के पावरफुल फोर्ट को कॉन्कर किया और दौलत खान और इब्राहिम लोधी को पैगाम भिजवाए। इस पैगाम में टर्क्स के एरियाज जैसे पंजाब को सीड करने की बात कही गई, लेकिन दौलत खान ने बाबर के ऑनवॉय को डिटेन कर लिया। बाबर को किसी कारण से काबुल वापस जाना पड़ा, जिसके चलते दौलत खान ने फिर से भीरा को कैप्चर कर लिया। 1520-21 में बाबर ने फिर से इंडस क्रॉस करके भीरा और सियालकोट को इजीली कैप्चर कर लिया। इसी बीच कांधार में हुई एक रिवोल्ट को सप्रेस करके बाबर ने फिर से इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में दौलत खान बाबर को रिपल्स करता रहा, लेकिन अब उसको लगा कि बाबर स्ट्रांग है। यही वो समय था जब दौलत खान ने अपने सन दिलावर खान की लीडरशिप में बाबर के पास एक एम्बेसी भेजी और बाबर को इंडिया में इनवाइट किया और इब्राहिम लोदी को डिस्प्लेस करने को सजेस्ट किया। ऐसा पॉसिबल है कि इसी दौरान राणा सांगा ने भी बाबर को एक मैसेंजर भेजा और इंडिया को इन्वेड करने के लिए इनवाइट किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 20 अप्रैल 1526। 1525 में पंजाब कॉन्कर करने के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल था। दोनों आर्मीज का आमना सामना पानीपत में हुआ। बाबर की आर्मी न्यूमेरिकली इंफीरियर थी। इंडिया में गन पाउडर का इस्तेमाल ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था, यानी इंडिया में गन पाउडर तो नोन था, लेकिन आर्टिलरी में उसका इस्तेमाल बाबर के आने के बाद ही कॉमन हुआ। सुल्तान इब्राहिम लोधी बाबर की स्ट्रैटेजी से वाकिफ नहीं थे। अर्ली सेटबैक्स के बाद भी सुल्तान ने वैलियंटली फाइट किया, लेकिन उनकी डेथ हुई और बाबर की विक्ट्री। बैटल ऑफ पानीपत को इंडियन हिस्ट्री की एक डिसाइसिव बैटल कहा जाता है। इस बैटल ने लोधी पावर को तोड़ा और दिल्ली और आगरा तक के रीजन को बाबर के कंट्रोल में लाया। बाबर अब दिल्ली का एम्परर बना। आगरा में स्टोर्ड ट्रेजर्स ने बाबर को उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से रिलीव कर दिया। अब उसके सामने जौनपुर तक की रिच टेरिटरी ओपन थी, लेकिन अभी उसको दो हार्ड फॉट बैटल्स का सामना भी करना था। एक मेवाड़ के राणा सांगा के अगेंस्ट और दूसरी ईस्टर्न अफगान्स के अगेंस्ट। इसके बाद ही वो इस रीजन पर अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर पाता। इस एंगल से देखा जाए तो बैटल ऑफ पानीपत इतना डिसाइसिव भी नहीं था, लेकिन यह सच है कि इस बैटल ने नॉर्थ इंडिया की डोमिनेशन के एक नए फेज की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर को क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ खांडवा की। बैटल ऑफ खांडवा। बाबर के बेग्स यानी कमांडर्स इतनी लंबी कैंपेन के लिए रेडी नहीं थे। हॉट वेदर के स्टार्ट होते ही उनकी मिसगिविंग्स बढ़ गई थी। वो एक स्ट्रेंज और हॉस्टाइल लैंड में थे। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में बताते हैं कि इंडिया के लोगों ने रिमार्केबल हॉस्टिलिटी का प्रदर्शन किया। बाबर को यह मालूम था कि सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज ही अब उसको एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर एस्टैब्लिश करने में मदद कर सकते हैं और उसके बेग्स को सेटिस्फाई भी इसी से किया जा सकता है। इसके चलते बाबर ने एक फर्म स्टैंड लिया और इंडिया में रुकने का डिसीजन लिया और जो बेग्स वापस जाना चाहते हैं उनको वापस काबुल जाने की परमिशन दी। बाबर का इंडिया में रहने का यह डिसीजन अब उन्हें राणा सांगा से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लाया। राणा सांगा ने मालवा के गवर्नर महमूद खलजी को डिफीट करके अपना इन्फ्लुएंस आगरा के पास एक स्मॉल रिवर पिलिया खार तक एक्सटेंड कर दिया था। इंडो गैंजेटिक वैली में बाबर के एम्पायर के एस्टैब्लिश होने से राणा सांगा के लिए थ्रेट पैदा हो गया। राणा सांगा ने बाबर को एक्सपेल करने के लिए या एटलीस्ट पंजाब तक कन्फाइन करने की प्रेपरेशंस चालू की। बाबर ने सांगा को अग्रीमेंट ब्रीच करने के लिए अक्यूज किया। बाबर का कहना था कि सांगा ने उसे इंडिया इनवाइट किया और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट ज्वाइन करने का प्रॉमिस किया था।
सांगा के प्रोमिसेस के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने ये होप किया होगा कि तिमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को सैक करने के बाद विथड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इंडिया में रहने के बाबर के डिसीजन ने सिचुएशन बदल दी। कई अफगान्स इंक्लूडिंग इब्राहिम्स यंगर ब्रदर महमूद लोदी राणा सांगा के पास मदद के लिए गए, इस होप में कि अगर सांगा की विक्ट्री हुई तो दिल्ली का थ्रोन रीगेन कर सकें। मेवात के हसन खान मेवाती ने भी सांगा की तरफ से आर्मी ज्वाइन की। लगभग सभी राजपूत रूलर्स ने राणा सांगा की मदद करने के लिए कंटिंजेंट्स भेजे। बयाना जैसे मुगल पोस्ट्स के अगेंस्ट राणा सांगा की अर्ली सक्सेसेस ने बाबर के सोल्जर्स को डीमोरलाइज कर दिया। उनको रैली करने के लिए बाबर ने सांगा के खिलाफ वॉर को जिहाद घोषित किया। बाबर ने वाइन के सेल और परचेस को बैन कर दिया और मुस्लिम्स पर लगाए जाने वाले कस्टम्स टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया। इस बैकग्राउंड में 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई। खानवा राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस बैटल में भी बाबर की आर्मी इंफीरियर नंबर्स में थी। पानीपत के बैटल की सेम स्ट्रैटेजी का यूज करके बाबर ने सांगा को डिफीट किया विद ग्रेट स्लॉटर। राणा सांगा एस्केप कर गए और बाबर के खिलाफ दोबारा कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके नोबल्स ने ही उनको पॉइजन दे दिया। इस तरह से राजस्थान के मोस्ट वैलियंट वॉरियर की डेथ हो गई। बैटल ऑफ खानवा की विक्ट्री के बाद बाबर ने दिल्ली आगरा में अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। इसके बाद ग्वालियर, ढोलपुर एटसेट्रा जैसे फोर्ट्स को कॉन्कर करके बाबर ने फर्दर एक्सपेंशन किया। हसन खान मेवाती से अलवर के लार्ज पार्ट्स को भी एनेक्स किया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूत्स को डिफीट करके उसको कैप्चर किया। इस डिफीट में राजपूत स्टेट की सभी वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया। ईस्टर्न यूपी में अफगान्स की बढ़ती एक्टिविटीज के चलते बाबर को इस रीजन में अपनी फर्दर कैंपेन्स को रोकना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर और अफगान्स के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दी अफगान्स। भले ही अफगान्स को डिफीट पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अभी उनको मुगल रूल में रेकनसाइल नहीं किया गया था। ईस्टर्न यूपी अभी भी अफगान चीफ्स के डोमिनेशन में था। इन चीफ्स का अलीजेंस तो बाबर की तरफ था, लेकिन वो मुगल रूल को नॉक ऑफ करने के लिए प्रिपेयर्ड थे। अफगान सरदार्स के पास बंगाल के रूलर नुसरत शाह की बैकिंग थी। कुछ समय पहले अफगान्स ने ईस्टर्न यूपी से मुगल ऑफिशियल्स को बाहर निकाला था और कन्नौज तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी लैक ऑफ अ पॉपुलर लीडर। इसी समय इब्राहिम लोदी का ब्रदर महमूद लोदी बिहार पहुंचा। अफगान्स ने उसको अपना रूलर अनाउंस कर दिया और उसके अंडर स्ट्रांग हो गए। इस थ्रेट को बाबर इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए 1529 में वो आगरा छोड़कर ईस्ट के लिए निकला। गंगा को क्रॉस करके बनारस के पास घाघरा रिवर की क्रॉसिंग में बाबर ने अफगान्स और नुसरत शाह की कंबाइंड आर्मीज को फेस किया। भले ही बाबर ने बंगाल और अफगान आर्मीज को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया, उसकी डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई। सेंट्रल एशिया में डेवलप हुई कुछ सिचुएशंस की वरी और खुद की इलनेस के कारण बाबर ने अफगान्स के साथ एक अग्रीमेंट करने का डिसाइड किया। बाबर ने बिहार पर सुजरेनिटी का एक वेग क्लेम किया और अफगान चीफ्स के हाथों में ही छोड़ दिया। बंगाल के नुसरत शाह के साथ भी बाबर ने एक ट्रीटी की और आगरा लौट गया। कुछ समय बाद ही काबुल जाते समय लाहौर में बाबर की डेथ हो गई। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह सेंट्रल और वेस्ट एशिया में हुई पॉलिटिकल सिचुएशंस के चलते बाबर ने इंडिया को इन्वेड किया। फिर हमने देखा बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा के बारे में, जिनके बाद बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और कंसोलिडेट किया। फिर हमने ब्रीफ में देखा कि कैसे एम्परर बाबर ने अफगान प्रॉब्लम से एम्पायर को सेव किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर के एडवेंट के क्या सिग्निफिकेंस थे। सिग्निफिकेंस ऑफ बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया। बाबर का एडवेंट कई मायनों में सिग्निफिकेंट था। फर्स्ट सेंचुरी के कुशान एम्पायर के डाउनफॉल के बाद पहली बार काबुल और कांधार नॉर्थ इंडिया के किसी एम्पायर का पार्ट बने, क्योंकि ये पार्ट्स सभी इंडियन इन्वेजन्स के एक तरह से स्टेजिंग प्लेसेस थे। इनको डोमिनेट करके बाबर और उनके सक्सेसर्स ने 200 साल तक इंडिया को एक्सटर्नल इन्वेजन से सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इकोनॉमिकली भी अगर देखें तो काबुल और कांधार के कंट्रोल से इंडिया का फॉरेन ट्रेड मजबूत हुआ।
क्योंकि ईस्ट में चाइना के लिए और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी पोर्ट्स के लिए जाने वाली सभी कैरावान्स का स्टार्टिंग पॉइंट यही दो सिटीज थी। ट्रांस एशियन ट्रेड का एक बड़ा शेयर अब इंडिया के हाथ में था। लोदीज और राजपूत कन्फेडरेसी की पावर को ब्रेक करके बाबर ने इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऑल इंडिया एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में यह एक लंबा कदम था। बाबर ने इंडिया में वॉरफेयर के एक नए मोड को इंट्रोड्यूस किया। गन पाउडर इंडिया में पहले से नोन होने के बाद भी बाबर ने आर्टिलरी और कैवलरी के स्किल्ड कॉम्बिनेशन की पावर को शो किया। इसके बाद इंडिया में गन पाउडर रैपिडली पॉपुलर हुआ। क्योंकि आर्टिलरी एक्सपेंसिव थी, इसलिए उसे सिर्फ बड़े रिसोर्सेज वाले किंगडम्स ही अफोर्ड कर सकते थे। यानी अब स्मॉल किंगडम्स के एरा का एंड हुआ। फिरोज तुगलक की डेथ के बाद क्राउन की प्रेस्टीज इरोड हो गई थी, जिसको बाबर ने अपने मिलिट्री मेथड्स और पर्सनल कॉन्डक्ट से री-एस्टैब्लिश किया। अफगान्स के बीच ट्राइबल इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी के कारण कोई भी एम्परर क्राउन की प्रेस्टीज को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। लेकिन बाबर एशिया के मोस्ट फेमस वॉरियर्स चंगेज और तैमूर का डिसेंडेंट था, इसीलिए उसका कोई भी नोबल उसके इक्वल का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता था। सिर्फ एक तैमूरिद प्रिंस ही उसको चैलेंज कर सकता था। आइए अब देखते हैं बाबर के पर्सनल कैरेक्टर और उसकी कुछ कोर्ट पॉलिसीज के बारे में। पर्सनल अकाउंट एंड कंक्लूजन। दोस्तों, बाबर एक अच्छा कंपेनियन था और एक स्टर्न डिसिप्लिनेरियन भी। अपने बेग्स का अच्छे से ख्याल रखता था और उनकी कई गलतियों को माफ करने के लिए तत्पर रहता था, जब तक वो डिसलॉयल नहीं होते थे। अफगान्स और इंडियन नोबल्स की तरफ भी वो सेम एटीट्यूड रखता था। लेकिन बाबर की क्रूरल्टी के किस्से भी कम नहीं हैं। कई ओकेजन्स पर उसने अपने ओपोनेंट्स के स्कल्स का टावर बनवाया। लेकिन उसकी ये क्रूरल्टीज को उन हार्श टाइम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए जिसमें बाबर रहा। एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी होते हुए भी बाबर न ही बिगटेड था और न ही किसी रिलीजियस डिवाइन से इन्फ्लुएंस्ड। ऐसे समय में जब ईरान और तुरान में शियाज और सुन्नीज के बीच बिटर सेक्टेरियन राइफ थी, बाबर का कोर्ट किसी भी तरह की सेक्टेरियन और थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री रहा। बाबर पर्शियन और अरबिक में डीपली लर्नेड था और टर्किश लैंग्वेज का फेमस राइटर भी। उसकी मेमोआ तेजूक बाबरी वर्ल्ड लिटरेचर का एक क्लासिक कंसिडर किया जाता है। उसके अदर वर्क्स में मसनवी इंक्लूडेड है और उसने एक सूफी के वर्क का टर्किश ट्रांसलेशन भी किया। वो फेमस पोएट्स और आर्टिस्ट से हमेशा टच में रहा। बाबर एक कीन नेचुरलिस्ट था जिसने इंडिया के फ्लोरा और फौना को डिटेल में डिस्क्राइब किया। गार्डन्स के ट्रेडिशन को भी उसने ही एस्टैब्लिश किया, जिसमें बहता पानी होता था। फाइनली देखें तो बाबर ने स्टेट के एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो क्राउन के स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज पर बेस्ड था, जिसमें कोई भी रिलीजियस और सेक्टेरियन बिगेटरी नहीं थी और कल्चर और फाइन आर्ट्स को केयरफुली इनकरेज किया जाता था। इसी तरह बाबर ने अपने सक्सेसर्स के लिए प्रेसिडेंट और डायरेक्शन प्रोवाइड किया।